आपके सामने लेके आया हूँ बायनोमियल थ्योरम का टॉपिक। ये बायनोमियल थ्योरम आज समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर बायनोमियल थ्योरम कितना आएगा। ओके, और बायनोमियल थ्योरम एक्चुअली होता है क्या है, तो उसको जनरली यानी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, ये अलजेब्रा का एक पार्ट है। देखिए, अगर मैं आपसे बायनोमियल थ्योरम की बात करता हूं तो सिंपली है a प्लस बी की पावर 1 को समझिए। बायनोमियल को अगर समझना है, बायनोमियल थ्योरम को समझना है कि क्या है कैसे है, तो आप a प्लस बी की पावर 1 को समझिए। और ये आई थिंक आपको पता होगा कि a प्लस बी की पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, ये तो आप जानते हैं। अगर मैं कहता हूं a प्लस बी की पावर 2 क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? a प्लस बी की पावर 2 होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप यही कहेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तो यही लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो याद करिए कि किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर क्या ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था? याद करिए, कभी नहीं था। यही स्टैंडर्ड बुक के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मींस यहां पर बायनोमियल थ्योरम के अंदर अगर मैं कहूं तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया, यानी कि ये सही ऑर्डर नहीं है। अब ये सही ऑर्डर नहीं है, ये सही ऑर्डर है, ये कैसे पता लगेगा और कौन बताएगा ये? तो यही जानने के लिए आप बायनोमियल थ्योरम का जो जो फंडामेंटल, जो बेसिक, जो स्ट्रक्चर है उसको आप स्टडी करने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आ गया आपको कि ये वाला फॉर्मूला आपको इस बार अप्लाई नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि अलजेब्रा में अप्लाई नहीं करना, आप इसके अलावा कहीं भी अलजेब्रा पढ़ेंगे आप ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों फ्रीली कैसे भी लगा सकते हो। बट बायनोमियल में ये ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड स्टेप यानी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म नहीं है एज अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम, क्योंकि उसका रूल अलग है। तो समझेंगे हम और आगे क्या है इसमें। देखिए, इसके अलावा आप अगर इसे लिखते हैं a प्लस बी की पावर 3, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देखते हैं a प्लस बी की पावर 4, तो क्या फॉर्मूला होगा? a की पावर 4 प्लस 4a रेज़ टू द पावर 3b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ये आपके सामने चार बेसिक रूल मैंने लिख दिए, जिसमें से इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है और ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये आपने नहीं देखा होगा फॉर्मूला, आपने तो सिर्फ ये दो फॉर्मूले ही याद करे। अब ये इसके अलावा सीरीज क्या बढ़ती है? हाँ जी बढ़ती है। तो हम याद कैसे करें? यानी कि देखो, पहले पावर 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, यहां तक याद कर लिया। अब 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए हम याद कैसे करें? तो इसी के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? a प्लस बी की पावर n। अब ये n कौन है? ये n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, n तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा n कॉम्बिनेशन ऑफ r। अब r की जगह पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो यहाँ पर r की जगह पर क्या लिखोगे? 0 a की पावर n b की पावर 0, यानी कि आप लिखोगे a b और n है तो इसको कैसे लिखेंगे? n ऊपर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर n ऊपर होगा, c बीच में होगा और 0 नीचे होगा। कई जने इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NCR, कई जने इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जने इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का एक ही तरीका है। और कई बार इसे ऐसे भी लिखा जाता है C ब्रैकेट ऑफ N, R। तो लिखने का तरीका कुछ भी हो, आपको ये प्रेजेंटेशन ये देनी चाहिए। बायनोमियल में ये देनी है आपको प्रेजेंटेशन। n ऊपर, c और r। n टोटल नंबर को इंडिकेट कर रहा है और 0 जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। a की वैल्यू आपके सामने है, b की वैल्यू आपके सामने। ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है और ये याद करे बगैर आप बायनोमियल को सोच भी नहीं सकते। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है और ये याद होना चाहिए। दोबारा से रिपीट करते देखो, a प्लस बी की पावर n, मैं इधर आ जाता हूं, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू क्या? n कॉम्बिनेशन ऑफ 0 n c 0, उसके बाद a की पावर n और b की पावर 0।
ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है, लेकिन ये फॉर्मूला इतना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे याद कर लेना। तो ये फॉर्मूला आगे कैसे एक्सटेंड होगा, देखो मैं प्लस का निशान लगा रहा हूँ, ये सेम रहेगा n, कॉम्बिनेशन ऑफ ये जीरो जो है ना, ये जीरो बढ़ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा 1। ओके, नाउ उसके बाद a की पावर n है ना, ये घट जाएगा, यानी कि a की पावर हो जाएगा n माइनस 1। ये b की पावर 0 है ना, ये बढ़ जाएगा तो हो जाएगा b की पावर 1। अब समझ नहीं आया सर कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, तो मैं बताता हूँ। देखो मैं निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है 0, 0 के बाद क्या हुआ 1, देखो चेंज इसमें हुआ। यहाँ पर लिखा है n, n के बाद क्या हुआ n माइनस 1। यहाँ पर क्या लिखा है b की पावर 0, यहाँ पर क्या हुआ b की पावर 1। तो जहां जहां चेंज हुआ मैं वहां निशान लगा देता हूँ। ये 3 जगह चेंज हुआ, 0 बढ़ रहा है, ये वाला 0 भी बढ़ रहा है, और जो सबसे बड़ी संख्या वो कहाँ बढ़ेगी, वो तो कम होगी ना, तो n कम हो। और इसके बारे में कोई चेंजेस नहीं, ये देखो ऐसा का ऐसे लिखा है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, प्लस करके लगाते हैं, तो जो बढ़ा है उसे एक बार और बढ़ाएंगे, यानी कि n combination of 2 a raised to the power n minus 2 and b raised to the power 2। होप सो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये लास्ट में क्या लिखा है, n combination of 2, यानी कि पहले 0 था, फिर 1 हुआ, अब 2 हुआ। पहले n थी पावर में, अब n माइनस 1 एक घट गया, फिर n माइनस 2 एक और घट गया। b की पावर पहले 0 थी, अब b की पावर 1 हो गई, और अब b की पावर 2 हो गई। आगे बढ़ते, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस का निशान लगाएंगे, वहां पर क्या है n कॉम्बिनेशन ऑफ 2 था ना, अब हो जाएगा n कॉम्बिनेशन ऑफ 3, a की पावर n माइनस 3 एंड b की पावर 3, प्लस आगे बढ़ते हैं n कॉम्बिनेशन ऑफ 4, a की पावर n माइनस 4 एंड b की पावर 4, प्लस एंड सो ऑन। कब तक चलते जाएंगे सर, जब तक ये दोनों के दोनों इक्वल ना आ जाए, यानी कि n कॉम्बिनेशन ऑफ n ना हो जाए। पहले क्या हो जाएगा n कॉम्बिनेशन ऑफ 3, पहले क्या था 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन टू n कॉम्बिनेशन ऑफ n, NCN होना चाहिए। और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर n की पावर कितना है, a की पावर n माइनस 4 है ना, ये हो जाएगा a की पावर 0, ये कितना है b की पावर 4 है ना, ये हो जाएगा b की पावर n। दोबारा से रिपीट करते हैं तभी समझ में आ पाएगा। ये लिखा है n कॉम्बिनेशन ऑफ 0, और ये बढ़ता रहेगा, 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करते करते n तक ये दोनों बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट a की पावर n है, एक कम हो जाएगा n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4, ऐसे करते करते कहां तक जाना है, 0 तक जाना है। जब तक 0 नहीं आएगा जब तक चलते ही चले जाएंगे। ऐसे b की पावर 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन टू n। अब ये n थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो चलो n की जगह पर सिंपल वैल्यू रखते हैं, n की जगह पर 2 रखते हैं, फिर n की जगह पर 3 रखते हैं, फिर n की जगह पर 4 रखते हैं, और देखते हैं कितने स्टेप्स और कैसे बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम n की जगह पर ये 2 रखते हैं, a प्लस b की पावर 2। मैंने कहा आपको सारा फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको सिर्फ पहला स्टेप याद करना है। ये पहला स्टेप, ये पहला स्टेप जिसने याद कर लिया वो सारे फॉर्मूले खुद बना लेगा, ठीक है ना। ये पहला स्टेप क्या है, जो n है वो यहाँ लिखा जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 0, a की पावर n, b की पावर 0। n की जगह पर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 0, a की पावर 2 एंड b की पावर 0, मल्टीप्लाई का निशान है। ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है और ये आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे, फॉर्मूला मत याद करिए, इतना याद कर लीजिए। प्लस का निशान लगाना है, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 ऐसे ही रहेगा, a की पावर 2 था, अब a की पावर 1 हो जाएगा। देखो गौर से, पहले n था, फिर उसमें से 1 कम किया है, यहाँ पर भी पहले 2 था, अब 1 कम कर दिया। b की पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा b की पावर 1 प्लस 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 0। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, a की पावर क्या हो जाएगा 0 एंड b की पावर क्या हो जाएगा 2। देखो 1 से कम होके 0 बना, और 1 से बढ़ के 1 बना, 2 बना, सॉरी 1 से, ठीक है ना। यहाँ से कम हुआ तो 0, यहाँ से बढ़ा तो 2। बस जो चाहिए था वो मिल गया। लास्ट में सॉरी गलती हो गई, पहले क्या हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 0, फिर यहाँ क्या होगा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1, फिर यहाँ क्या होगा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2। ये भी तो बढ़ाना है भाई। तो बेसिकली लास्ट स्टेप हमारा कहाँ तक आया, जब दोनों बराबर आ गए, a की पावर 0 आ गई और b की पावर यही n आ गया। देखो ये लास्ट स्टेप मैच कर गया। तो कितने स्टेप्स बने, 1 2
3। इसका सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ आएगा, और जो आंसर क्या आने वाला है ए स्क्वायर, मैं भी करके दिखाऊंगा। सेकंड इसका स्टेप कहाँ आएगा, ये, और थर्ड इसका कहाँ आएगा, ये। तो बेसिकली 3 स्टेप्स बने, और आप देख सकते हो इनके अपने ऑर्डर है। 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। अब इसको आगे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, कोई ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। तो इसी हिसाब से इनके आंसर्स भी अपने ही 6 जगह पर आते हैं। ये सेकंड ऑर्डर पे ही आएगा, ये थर्ड ऑर्डर पे ही आएगा। तो मेरी बात आपको इजीली समझ में आ रही होगी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं करते। नेक्स्ट अगर मैं इसको सॉल्व तो करूंगा, लेकिन नेक्स्ट इसको भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं इस पे भी। तो ये हो जाएगा आपके सामने, क्यूब लिखा है, क्यूब n की जगह पर 3, तो लिखेंगे 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 a की पावर 3 b की पावर 0। देखो बहुत सिंपल है, इतना सा याद करना बहुत सिंपल है कि 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 a की पावर 3 और b की पावर 0, बहुत सिंपल कर दिया आपने इसे। अब इसके बाद से बढ़ाते चले जाएंगे, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 होगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पर कम होना चाहिए, 3 पावर है तो कम होगा तो 2 हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ना चाहिए b की पावर 1 प्लस, यहाँ से आगे बढ़ते हैं 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 a की पावर कितना हो जाएगा 2 के बाद 1, कम होना है ना यहाँ पर तो, और b की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2। देन उसके बाद 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 a की पावर 1 है तो कम होगा, a की पावर 0 एंड b की पावर 3। गौर से देखो, हमें वो सिचुएशन मिल गई जो हमें चाहिए लास्ट में। फिर से देखते हैं, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 2 3, 0 1 2 3, ओके। 3 a की पावर 3 a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 0, कम होता जा रहा है, b की पावर 0 b की पावर 1 2 एंड 3 बढ़ता जा रहा है। लास्ट में वही सिचुएशन आपको हमेशा मिलने वाली है। तो जैसे मैंने 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, आप 4 के लिए करके दिखाइए और देखिए क्या इसके स्टेप्स, ये स्टेप है 1 2 3 4, ये चारों स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, और 5 स्टेप्स आपके बनेंगे जब 4 पावर लेंगे। तो आप खुद से करके देखिए 4 के लिए क्या आप बना पाते हैं स्टेप्स, एक बार करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको सारा फॉर्मूला कभी याद नहीं करना, आपको सिर्फ पहला वाला स्टेप्स याद कर लेना, वो भी यहाँ से कि कौन सी संख्या की लोकेशन कहाँ होगी। तो ये समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर कि ये है आपका बायनोमियल थ्योरम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये लिखा हुआ आपको समझ नहीं आ रहा। सर हम कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, चलो हमें कहा गया a की पावर 2 हमें सॉल्व करना आता है, b की पावर 0 हमें सॉल्व करना आता है, लेकिन इसे कौन सॉल्व करेगा, इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक टॉपिक है जो स्टूडेंट्स 11th में पढ़ के आ रहे हैं, 11th क्लास पढ़ के आ रहे हैं, और आपने वो टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन जिस बच्चे ने 11th में नहीं पढ़ा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसे सिंपल सी कैलकुलेशन पढ़नी है, और वो है इसको सॉल्व करने की कैलकुलेशन। ये इतना हिस्सा, ये पार्ट, ये दिख रहा है, ये पार्ट आपको सॉल्व करना होगा, और वो मैं अभी बताने वाला हूँ। बहुत आसान है, कोई भी चीज जानने के बाद उसे एप्लीकेबल अगर आप अपने आप करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो वो बहुत आसान हो जाएगी। तो देखो मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या बताऊंगा, फॉर्मूला लिखते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है C4 कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन ऑफ r, n कॉम्बिनेशन ऑफ r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n combination of r is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial। याद क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का फैक्टोरियल, नीचे वाली संख्या का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे वाले को घटाने के बाद फैक्टोरियल, ऊपर वाली संख्या का फैक्टोरियल, नीचे वाली संख्या का फैक्टोरियल, घटाने के बाद फैक्टोरियल। अब मैं बोल रहा हूं इस निशान को, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह है, इसको हम मैथ्स में फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल है इसका क्या एक्सप्लेनेशन है सर, तो मैं बता देता हूं, बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप इसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप 3 को एक्सपेंड कैसे करेंगे, 3 में 1 कम करेंगे, फिर 1 कम करेंगे, फिर 1 कम करेंगे, जब तक 1 ना मिल जाए कम करते चले जाएंगे। अगर मैं 3 की जगह पर लिख दूं 6 फैक्टोरियल, तो लिखा है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
और आप अप्लाइड के स्टूडेंट्स हो, अगर आप 11th में होते तो मैं इसे कंप्लीट मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप उस कैलकुलेटर को चलाना सीख लीजिएगा। किसी को अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर सही से चलाना नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, वैसे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस कुछ भी चीज सीखने के लिए, वरना मुझे बताइए, मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर को अच्छे से यूज करना है, ठीक है ना। तो वहां पर 6 फैक्टोरियल का साइन होगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करते हुए कुछ नंबर्स होंगे, आप यहाँ पर 6 टाइप करेंगे, जो भी 6 होगा, और देन फैक्टोरियल का निशान होगा वहां पे, तो फैक्टोरियल का निशान टाइप करेंगे और इक्वल टू का निशान टाइप करेंगे, तो आपको ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा आंसर स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपको कैलकुलेटर का यूज ही करना है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के यूज करे ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। दो बेसिक रूल और याद कर लीजिए। एक फैक्टोरियल कितना होता है, एक ही होता है जी, इससे कम नहीं कर सकते। लास्ट वैल्यू फैक्टोरियल की एक ही होती है। लेकिन अगर जीरो फैक्टोरियल की बात की जाए तो कितना होता है, सर जीरो फैक्टोरियल होएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट वैल्यू एक होती है, तो इसलिए जीरो फैक्टोरियल पे वापस आ जाता है, रिवर्स बैक 1 बन जाता है। क्या याद रखना है कि एक फैक्टोरियल एक होता है और जीरो फैक्टोरियल भी एक होता है। यहां तक की बात समझ में आती है। आपका स्टूडेंट कहते हैं सर जी माइनस में हुआ तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। माइनस का 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो बच्चे माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा ना भाई। 2 फैक्टोरियल तो यहां पर सॉल्व हो सकता है, 2 into 1, आंसर माइनस का 2 आया, तो माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जीरो फैक्टोरियल लिखा है तो वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये फैक्टोरियल का एक्सप्लेनेशन है, ये फॉर्मूला आपको बता दिया। अब चलते हैं हम टाइप्स के पास। तो देखिए टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको टाइप समझ में आ जाए ये तो आपको बड़ा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको टाइप समझ में आ जाता है तो ये बहुत आसान सा टॉपिक हो जाएगा। देखिए इसमें टाइप क्या क्या है और कैसे कैसे है, और उसको पूरे कंप्लीट जो आपका टॉपिक है वो मैं एक क्वेश्चन के अंदर कवर करा सकता हूं। वो क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आप जरूर देखिएगा, और वो भी तसल्ली से देखिएगा, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको वो क्वेश्चन के एक एक स्टेप कॉपी पे जरूर लिखने हैं। क्यों, क्योंकि कंप्लीट जो टॉपिक है ना बायनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है, वो चैप्टर में एक ही क्वेश्चन में कराने वाला हूं, एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर। जितने भी टाइप्स, जितने भी एक्सरसाइज, कोई सी भी बुक आपके पास हो, उस बुक में आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे कवर कर सकते हैं। बस आपको संख्या बदलनी है और कैलकुलेशन सही करनी है। जिस स्टूडेंट को कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होगी, कैलकुलेटर का और सही से अगर कॉन्सेंट्रेट करके करेगा तो उसका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, बस यही एक मैथ्स की प्रॉब्लम हो सकती है कि आंसर मैच नहीं हुआ क्योंकि आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। सबसे पहले मैं टाइप्स की बात कर लेता हूँ, किस किस टाइप के क्या क्या नाम होंगे टाइप्स। तो टाइप 1 में जो आपका आएगा, टाइप 1 वो आएगा कि जनरल टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है, पहले तो बायनोमियल एक्सप्लेनेशन है, बायनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि जो हम बायनोमियल एक्सपेंशन अभी मैंने बताया कंप्लीट एक्सपेंशन, वो तो आएगा ही आएगा। उसी बायनोमियल एक्सपेंशन के बाद टाइप सेकंड होगी, और टाइप सेकंड की होगी के अंदर क्या होगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म्स। मैं सिर्फ टाइप लिख रहा हूं, सिर्फ टाइप। बायनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, या मैं साफ साफ लिख देता हूं इसे, है ना, रूल्स लिख दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कुछ सहूलियत मिलेगी। ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर n, क्या फॉर्मूला याद रखना है, n कॉम्बिनेशन ऑफ 0, n कॉम्बिनेशन ऑफ 0, a की पावर n एंड b की पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन ऑफ 1, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस n कॉम्बिनेशन ऑफ n a की पावर 0 b की पावर n। तो ये तो बायनोमियल एक्सपेंशन जो है ये पूरा का पूरा आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में कहेगा, ये क्वेश्चन देगा आपको कहेगा एक्सपेंड करके दिखाओ, सिंपल है, 3 स्टेप्स का आंसर है, आ जाएगा। इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक में सारे हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा फिर दूसरी टाइप की बात करते हैं, तो सेकंड टाइप आती है जनरल टर्म, जनरल
टर्म्स। तो जनरल टर्म्स के अंदर क्या होता है, आपको एक्सपेंशन मिलेगा यही, इन द एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन क्या मिलेगा, a प्लस बी की पावर n। इस एक्सपेंशन पे आपको जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म मतलब कोई सी भी टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म आएगी, फिर फोर्थ टर्म आएगी, मतलब कोई सी भी टर्म निकालना जनरल टर्म कहलाता है। शायद यहाँ पर समझ ना आए, क्वेश्चंस में जरूर समझ में आ जाएगा। तो क्या है इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला, t r+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन ऑफ r, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ये r कौन है, ये n कौन है, ये a कौन है, ये b कौन है, समझते हैं। तो a b और n तो हमारे क्वेश्चन में हमें मिलेगा, हमें वहां से उठा के कॉपी कर देना है। ये r निकालने का तरीका आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस अलग अलग दिखेगा। तो जिस क्वेश्चन में कहेगा उसी जगह पर r की उसी तरीके की वैल्यू रख देंगे, और यही तो है मेन टाइप्स, और खत्म हो जाता है पूरा टॉपिक। देखिए अगर मैं टाइप थर्ड की बात करता हूँ, क्वेश्चन में समझ में आएगा यार क्या है। थर्ड टाइप की बात करता हूँ तो जनरल टर्म के बाद हमारे पास आता है, और वो आता है कोफिशिएंट निकालने के लिए, कहेगा आपसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ। अब कोफिशिएंट किसी का भी पूछ लेगा, जिस भी टर्म में दे रखा होगा, a की पावर m पूछ लेगा और a की पावर n पूछ लेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, m और n कोई नंबर हो सकता है। तो कोफिशिएंट्स पूछेगा इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन, और किस एक्सपेंशन के लिए पूछेगा, वो पूछेगा a प्लस b की पावर n के लिए। तो कोफिशिएंट पूछेगा, सेम जनरल टर्म का फार्मूला लगाना है, सेम, और r की जगह पर कोई भी चीज पूछ सकता है, तो उसी की वैल्यू को फाइंड करना होगा, r फाइंड करना होगा। एक टाइप ये होगा, ये आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा कि जोन सा वो क्वेश्चन पूछेगा उससे r कैसे निकला, तरीका सेम है, फार्मूला यही लगेगा। इसके बाद चौथी टाइप है आपके सामने, और टाइप 4 जो है उसमें पूछेगा आपसे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म्स के लिए आपको एक्सपेंशन तो वही देगा। एक्सपेंशन क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n। सेम एक्सपेंशन पे काम होगा, ये कंप्लीट इसने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ जनरल टर्म हो गई आपके सामने, और जनरल टर्म का ही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। यहाँ भी पहले फर्स्ट यू फाइंड जनरल टर्म। सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालनी है इस तरीके से, फिर r की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड यू विल फाइंड r, और r फाइंड होते ही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट यू फाइंड जनरल टर्म एंड देन फाइंड r। तो उसके लिए आपको मिडिल टर्म की बात करेगा, तो मिडिल टर्म मतलब बीच की टर्म। तो यहाँ पर याद रखना होगा आपको, इफ क्या दे रखा है आपको, अगर जनरल टर्म की बात करेगा तो एक इवन का केस आएगा, एक ओड का केस आएगा। तो इफ n is even, क्या हो जाएगा, इफ n is even, तो अगर n इवन होता है तो आपको टर्म निकालनी है n/2 प्लस 1th टर्म। अभी कैसे निकलेगी वो बात पता लग जाएगी। यहां पर भी आपसे पूछेगा, अच्छा nth टर्म तो मैंने नहीं निकाली अभी तक। और इफ n is odd, और अगर odd नंबर है n, तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने n/n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। ये दो रूल है, आपको ये दोनों रूल याद रखने पड़ेंगे। ये भी और ओड के केस में दो केसेस बन जाएंगे, है ना, एक ये केस होगा, एक ये होगा। इसके अलावा एक और टाइप है जो इससे पहले ही लिखनी चाहिए थी मुझे, और वो है आपसे rth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से rth टर्म निकालनी है आपको, और शुरुआत से rth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला यही सेम होगा, जनरल टर्म होगा, और उसके बाद आप निकालेंगे rth टर्म। किस तरीके से निकालेंगे, मैंने कहा है हर चीज का, सिर्फ ये मैं कंप्लीट कोर्स को बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, और फिर मैं ये बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा
इस एक क्वेश्चन के अंदर जनरल टर्म भी हो जाएगी, इस एक क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपका मिडिल टर्म, rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टाइप 6 जो है rth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से, आगे से टर्म्स पूछेगा तो पीछे से भी तो पूछ सकता है, तो rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, याद रखना ये बराबर होता है, क्या होता है, n माइनस r प्लस टूथ टर्म, n माइनस r प्लस टूथ टर्म, ये याद रखना, n में से r हटाते हैं और 2 जोड़ देते हैं, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से n माइनस r प्लस 2 करेंगे, वो बराबर होता है rth टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये हो गया हमारे पास टाइप 6, यानी कि हमारे पास सारे टाइप्स हो गए। अब टाइप 7 देख लो, टाइप 7 है इंडिपेंडेंट टर्म। अब इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, ये जब क्वेश्चन आएगा तभी समझाया जाएगा। तो बेसिकली मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा है आपके लिए कि आपके माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब बाइनोमियल थ्योरम का कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि ये वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि अलग अलग कैटेगरी होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी होता है, जनरल टर्म भी होता है, कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, rth टर्म फ्रॉम द एंड एंड इंडिपेंडेंट टर्म्स। ये आपने सिनेरियो अपने दिमाग में रख लिया। मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, उस क्वेश्चन को आप कॉपी पे देख देख के करिएगा और उसके बाद पूरी की पूरी बुक उठा लीजिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता। बस कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो आपको शायद नहीं आती और उसके लिए मेरे को अलग अलग क्वेश्चंस आपको कराने होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट फिनिश, इसके अलावा बाइनोमियल में एक चीज नहीं मिलेगी आपको। तो होप सो आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस से समझने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा अलजेब्रा है, a प्लस b की पावर n कहते हैं उसे। सॉल्व करने के लिए जो कॉम्बिनेशन का रूल है, ये कॉम्बिनेशन का रूल आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो उसमें कॉम्बिनेशन का रूल और अच्छे से एक्सपेंड हो जाएगा, आपको भी समझ में आएगा। बाकी इसे कॉपी कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसको पूरा करेगा। इस वीडियो को पूरा करने के लिए इसका क्वेश्चन देखना जरूरी है, अदरवाइज ये वीडियो पूरी नहीं हो पाएगी। ये वीडियो 2 सेक्शन में होगी, एक इसका इंट्रोडक्शन हुआ और एक इससे रिलेटेड कंप्लीट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आप पूरा का पूरा सिनेरियो रिपीट करने वाले हैं। ओके, तो होप सो गाइस यू विल एंजॉय दिस एंड अच्छे नंबर लाने के लिए आप मेहनत करेंगे, ठीक है।